नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम फरवरी 2015 में हुए सीटेट के पेपर 1 में आए हुए बाल विकास के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षार्थी के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और ग्रेड, हम ग्रेडों और अंकों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। ऑप्शन बी, शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। या ऑप्शन डी, निश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते। याद करने पर हमें कोई भी जोर नहीं देना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। अगला है हमारा, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। ए, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। या बी, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। सी, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। या डी, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता या उच्च वचनबद्धता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा, NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। यह आंसर नहीं होगा, ये नेगेटिव है। ये बच्चे के विकार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करते हैं। ये आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध करते हैं। ऐसा तो कभी नहीं है कि बच्चा गलती करे और उसे कक्षा में से हटा दिया जाए। ऑप्शन डी है, विद्यार्थी को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत। भाई, हमें बच्चों को वर्गीकृत नहीं करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, एक बच्चे की कॉपी में लिखने की विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शन कर रहा है। अधिगम में अशक्तता, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या के या अधिगम में असुविधा के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम में अशक्तता। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। संवेगात्मक मतलब हमारे संवेग जैसे क्रोध, भय, दुख, प्रेम, ये हमारे संवेग होते हैं। तो इसके विकास के लिए सबसे उपयुक्त क्या रहेगा। ए, अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं होती क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये नेगेटिव है। कक्ष का नियंत्रित परिवेश, इससे बच्चे बंधे हुए रहेंगे, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएंगे, एक्टिव नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन सी, कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। या कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, जहाँ पर प्रजातांत्रिक मतलब वह भी बोल सके, सक्रिय रूप से भाग ले सके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो हमें नेगेटिव ढूंढना है, जो नेगेटिव हो। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। बी, बच्चे को स्वीकार करना एक पॉजिटिव रहेगा। सी, अध्यापक का सकारात्मक रुख, यह भी पॉजिटिव रहेगा। बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, यह भी पॉजिटिव रहेगा। ये हो जाएगा नेगेटिव। अध्यापक के अनुसार मतलब टोटल कार्य अध्यापक के अनुसार नहीं करना चाहिए कि भाई जैसा वो करते जा रहा है करते जाओ। अगला है हमारा, लड़के एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। बी, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। यह तो रूढ़िवादिता वाली बात हुई, ये वे लड़के ही विज्ञान पढ़ें और लड़कियां ही गृह विज्ञान पढ़ें। सी, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। या डी, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, कि लड़कों को भी घर के कामों में सहायता करनी चाहिए और लड़कियां भी बाहर के काम कर सकती हैं, ऐसा हो सकता है। अगला है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। आप मान के चलिए एक अध्यापिका है, तो आपके प्रभावशाली होने के लिए क्या महत्वपूर्ण रहेगा। ए, सामूहिक गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना या पुस्तकों से उत्तर को लिखाने पर बल देना, यह तो नेगेटिव रहेगा। विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, ये भी गलत रहेगा। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर भी, ये भी नेगेटिव होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। आप प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेंगे, बच्चा आपसे कनेक्ट फील करेगा और ज़्यादा सक्रिय रूप से सीखेगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। परियोजना, प्रोजेक्ट, अवलोकन, विद्यार्थी का योग्यता क्रम निर्धारित करना या खुले अंत वाले प्रश्न। तो खुले अंत वाले प्रश्न तो रचनात्मकता है, इसमें हम नया करते हैं। प्रोजेक्ट या परियोजना जो रहती है, इसमें भी नया किया जाता है, अपने विचारों को शामिल कर सकते हैं। अवलोकन भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऑप्शन सी रहेगा जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, जो रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है।
अगला है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। विकृत लिखावट, लिखावट लिखने में समस्या है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिस्ग्राफिया। लिखने संबंधित जो रहता है डिस्ग्राफिया हो जाता है। डिसकैलकुलिया गणित में समस्या होती है। डिसलेक्सिया लिखने में डिसलेक्सिया पढ़ने में समस्या होती है और लिखने वाला कौन सा होता है, डिसग्राफिया। अगला है हमारा पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप या भाषा। तो पियाजे ने किसको बताया है जो कि उसके विकास को प्रभावित नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक अनुभव। अगला है हमारा निम्नलिखित में इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। एक, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, केवल लगा है तो ये आंसर नहीं रहेगा। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, तो हमें नेगेटिव ही ढूंढना है। तो केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना ये नेगेटिव कथन है, आंसर हो सकता है बी। इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिससे आप सफल हो सकते हैं, पॉजिटिव है। पर्यावरण के साथ अनुकूलन, पॉजिटिव है। पर्यावरण का पुनर्निर्माण, पॉजिटिव है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास या संवेगात्मक विकास। तो यह संवेगात्मक विकास से संबंधित है, क्योंकि नाराज या क्रोध होना क्या होता है, एक संवेग है हमारा। अगला है अधिगम में आकलन के लिए किस लिए आवश्यक होता है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। भाई कोई चीज़ हम सीख रहे हैं तो उसमें आकलन क्यों आवश्यक है। जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन। हमें ना तो हमें पृथक्करण करना है, ना ही बच्चों को श्रेणियों में डिवाइड करना, तो ये नहीं रहेगा। ग्रेड और अंकों के लिए ये भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। जांच परीक्षण के लिए ये भी, प्रेरणा के लिए आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। साम्य धारण, आत्मसातकरण, संगठन या समायोजन। तो प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ना, इसका आंसर हो जाएगा आत्मसातकरण। अगला है हमारा हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित, बुद्धि के सिद्धांत से नहीं, वंशानुक्रम से नहीं, पर्यावरण से नहीं, व्यक्तिक भिन्नता से। अलग अलग होता है प्रत्येक व्यक्ति। अगला है हमारा वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। मैंने आपको बताया है एक अवधारणा है समावेशी शिक्षा, जिसमें सभी छात्र, चाहे वह तीव्र बुद्धि, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि को हो या शारीरिक रूप से विकलांग हो, वंचित समूह से हो, किसी भी समूह से हो, एक ही कक्ष में उनको पढ़ाया जाता है, अध्ययन कराया जाता है। ये समावेशी शिक्षा की अवधारणा होती है। अगला है हमारा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या खुली बॉक्स चिंतन। इसको इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यह हमेशा रहेगा किससे संबंधित। एक तो ऑप्शन में यदि रचनात्मक दिया गया है कि रचनात्मक चिंतन या रचनात्मक चिंतन से संबंधित है, तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन हो जाएगा। या आपको दो शब्द मिलेंगे, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन रहेगा जो कि अभिसारी चिंतन रहेगा जो कि क्लोज बॉक्स थिंकिंग रहेगी, और ओपन बॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स या ओपन बॉक्स थिंकिंग रहेगी, वो रहेगी हमारी अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्लोज बॉक्स रहेगा और अपसारी चिंतन हमारा ओपन बॉक्स रहेगा। अगला है हमारा शिक्षण में अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है कि उन विद्यार्थी को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, गलत। शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना या कक्षा में प्रतिभाशाली और कमजोर विद्यार्थी के समूह बनाना, इनको हमें समूह में विभाजित नहीं करना है। ऑप्शन डी, उन विद्यार्थी की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, यह भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा अधिगम अनुभावों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभव में से कौन सा बच्चों के सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। हमें नेगेटिव ढूंढना है, बाकी 3 पॉजिटिव रहेंगे। तो ए, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, पॉजिटिव रहेगा। प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, पॉजिटिव रहेगा। विषय वस्तु को केवल याद करना, केवल आ गया तो एक नेगेटिव कीवर्ड है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यदि हम उन्हें दंड देते हैं किसी चीज़ पे या उन्हें कोई प्रश्न बताने का प्रयास किया और हमने उन्हें उस गलती पर डांट दिया या कोई दंड दे दिया, तो वो क्या कहेंगे, अगले से वो निष्क्रिय हो जाएंगे, बताना ही बंद कर देंगे। अगला है अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा।
यह संकेत करता है कि अध्यापिका भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। जैसे ऐसे ही आपको एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा इसी प्रकार से कि भाई कैमरा मैन की जगह उसने कैमरा पर्सन लिखा तो वह क्या कर रही है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक। सतत मतलब लगातार और व्यापक मतलब सभी पक्षों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए नहीं, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना नहीं, यह समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार का अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। भाई स्तर 1 ही हो सकता है इसका आंसर, जो कि पूर्व पारंपरिक स्तर है। इसमें कोई भी नैतिकता नहीं पाई जाती है बच्चे में। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। सही नहीं है, नेगेटिव कथन हमें ढूंढना है। बच्चे के विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ये पॉजिटिव हो जाएगा। बी, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है, ये भी पॉजिटिव है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी ए हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे, अरे यही गलत हो जाएगा। विद्यालय की बातों को स्वीकार करना चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी रहे, ये नेगेटिव हो जाएगा। अगला है हमारा, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को हम क्या कहते हैं। पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना या पार्श्वकरण। इसका आंसर होगा सहारा देना या पाड़ या ढांचा। पाड़ या इसको पाड़ देना या सहारा देना क्या हो जाता है, भाई कोई चीज़ नहीं कर पा रहा, हम थोड़ा सा उसको सहारा देंगे, वो कर लेगा और हम अपना सहारा हटा लेंगे, यही हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो समूह में स्वीकार्य हैं। अध्यापक एवं साथी एवं माता पिता एवं भाई बहन एवं अध्यापक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है तो इसका आंसर हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। परवर्ती मतलब बाद की बाल्यावस्था श्रेणी 18 से 24, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष या 11 से 18 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। इसको पश्च बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं। अगला है, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। यह लगभग आपको समझ में आ रहा होगा, यह वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित चर्चा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। अगला है हमारा, विद्यार्थी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति के सदस्य बनाना प्रतिबिंब करता है प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम या प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति संकल्पना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद बाल विकास के ख़त्म होने के बाद हम मैथ पेडागोजी और पर्यावरण की पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी के बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे की वीडियो में हम देखेंगे, आगे जो प्रश्न पेपर हुए हैं उनको हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।